तो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज से अपन NISM XXIA मीन्स PMS एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले अपने को जानना जरूरी है कि वो एग्जाम कौन सी सीरीज का है। ये है आपका XXIA 27 नंबर पे है सीरियल नंबर, और ये है XXIA पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम सर्टिफिकेट। ठीक है। इस एग्जाम को पहला चीज कि आपको इस NISM की वेबसाइट में पोर्ट आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा। प्रोफाइल में आपकी फोटो, सिग्नेचर और पैन कार्ड की कॉपी लगती है। आप अपनी प्रोफाइल बना लेंगे तो विद इन 1 डे वो प्रोफाइल अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद आप किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं होता है। ठीक है। तो ये XXI का जो एग्जाम है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और इसका सबसे एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग 0.10 है या 10% है। 10% मीन्स कि अगर आप 10 क्वेश्चंस रॉन्ग करेंगे तब आपका 1 नंबर कटेगा। बाकी में 25 होता है, यानी 4 क्वेश्चन रॉन्ग होने पे 1 नंबर कटता है। यहाँ पे 10 में 1 नंबर कटेगा, ये याद रखिएगा। तो आपको एग्जाम में 100 के 100 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। ठीक है। एग्जाम बहुत ही सिंपल, बहुत इजी आता है, इसका कोई ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डराने के लिए तो आया नहीं हूँ, मैं जो है मैंने एग्जाम दिया है तो आपको जैसा है वैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा पढ़ाई तो हर जगह करनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे ये स्टडी मटेरियल्स है। कभी भी आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत हो कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तो NISM की वेबसाइट में ये वर्कबुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो एग्जाम स्टार्ट करने वाले वो PMS का है। तो यहाँ पे ये देखिए, डाउनलोड PDF और वर्ड फॉर्मेट। तो XXIA ये डाउनलोड मैंने यहाँ से कर दिया। ठीक है। अब डाउनलोड से ये इसकी वर्कबुक है। ओनली 184 पेजेस की ये वर्कबुक है। ओनली 184। ठीक है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, रेयरली 5 to 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आएंगे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस है सब थ्योरेटिकल होते हैं। ठीक है। एनी डाउट? कोई क्वेश्चन जो यहाँ तक आपको समझ ना आया हो NISM में प्रोफाइल बनाना या एग्जाम रिलेटेड, या इससे पहले आपने कभी एग्जाम दिया हो PMS का और कोई आपने प्रॉब्लम फेस की हो, तो यू कैन शेयर विथ मी। आप में मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? देखिए ये लेटेस्ट वर्कबुक है, मार्च 2025। ठीक है। ये डिस्क्लेमर है, डिटेल थ्योरिटिकल किसने लिखा है। और ये देखिए अबाउट NISM एग्जाम। ये एग्जाम से रिलेटेड है। आपको वही मैंने जो बताया था, 100 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स, पासिंग स्कोर 60%। चैप्टर है इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। ठीक है। अब इसका वेटेज देख लीजिए, कभी भी तैयारी करनी हो ना तो इसमें वेटेज दिया रहता है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर 1 से 7%, प्रपोज्ड है ना, जरूरी नहीं है ऐसा हो। इन्वेस्ट चैप्टर 2 से 5%, 3 से 10, 4 से 5। ठीक है। डेरिवेटिव
से 5% क्वेश्चन, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल से 5, रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर 10। तो आप ये देख रहे होंगे कि 7, 8, 9, 10, इसमें से आप देखिए 10, 13, 15 और 10, ये 7, 8, 9, 10 और चैप्टर 3, इसको ज्यादा वेटेज है, डबल डिजिट का वेटेज है। ठीक है, बाकी का तो सिंगल डिजिट में 7, 5, 5, 5, 5, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें वेटेज ज्यादा है। तो आप समझ गए होंगे कि आप अपन को कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, किसमें ज्यादा अपन फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। और कोई भी एग्जाम होता है ना, तो उसमें रेगुलेटरी गवर्नेंस या जो इथिकल एस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर जो होते हैं ना, रेगुलेटरी पार्ट किसी भी एग्जाम में आप देखना कि उसमें वेटेज कम से कम 10% होता ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले रिसर्च एनालिस्ट का भी मैं प्रिपरेशन कराता हूँ, तो उसमें भी रेगुलेटरी पार्ट में 10% वेटेज है। ठीक है, और एनआईएसएम का जो म्यूचुअल फंड का एग्जाम है उसमें भी रेगुलेटरी जहां भी आता है पार्ट, वहां पे 10% होता है। ठीक है, यानी कि लगभग 100 में 10% होना ठीक है। अ, लेकिन थोड़ा इसको याद करना, न्यू स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो मार्केट में नए आए हैं, फिनेंस के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है ये रेगुलेटरी वाला। बाकी तो कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है, इसको तो याद करना पड़ता है, रेगुलेटरी पार्ट्स को पूरा याद करना ही पड़ता है। जो दिया है, जो इस सेक्शन में दिया है वो तो दिया ही है। ठीक है, तो एनी डाउट्स यहाँ तक, और कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो? मैंने आप सभी को अनम्यूट करके रखा है, आप लोग जब चाहो जो क्वेश्चंस हो आपके माइंड में वो पूछ सकते हो। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़े अपन। देखिए, मैंने इस एग्जाम में 85% से मैंने इस एग्जाम को पास किया, 85.7 कुछ आया था मेरा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे ज्यादा नंबर लाएं। ठीक है, अगर आप लोग में से ज्यादा नंबर लाके इस एग्जाम को पास करेंगे तो उसमें मुझे ज्यादा खुशी है। ठीक है, कि मैंने आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में स्टडी कराया, और कभी भी कोई एज अ टीचर अगर कोई पढ़ा रहा है आपको, कोई गाइड कर रहा है, अगर आप उनसे थोड़ा आगे जाते हो तो वो एक ज्यादा बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, बाकी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते रहूंगा कि जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहला होता है, इसके मैं नोट्स भी आप लोगों को दूंगा, और एक चीज बता देता हूँ, शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, एमसीक्यू भी कराऊंगा आप लोगों को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि 7 डेज में ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? पीपल्स अर्न मनी एंड स्पेंड। ठीक है, जो भी इंसान अर्न करता है वो स्पेंड करता है। ठीक है, और एक जो इंसान होता है उसकी वेरियस फेसेस होती है लाइफ साइकिल में। ठीक है, कुछ फेसेस में क्या होता है, दे अर्न मोर मनी देन दे स्पेंड, वो ज्यादा पैसे अर्न करते हैं और खर्चे कम करते हैं। और अदर्स फेस में क्या होता है, दे अर्न लेस देन दे स्पेंड। ठीक है, कई बार क्या होता है, दे हैव टू बोरो मनी। कुछ ऐसा फेस भी आता है लाइफ में कि उनको मनी बोरो करना पड़ता है टू मीट द शॉर्टफॉल। ठीक है, और इन अदर टाइम उनके पास सरप्लस फंड भी होते हैं। तो ये लाइफ साइकिल है। ठीक है, जब अपनी फर्स्ट जॉब लगती है ना, तो उस समय अपन बोरोइंग फेज में होते हैं, लेकिन जब जॉब में और ऊपर जाते जाते हैं तो अपनी सेविंग बढ़ते जाती है, और रिटायरमेंट तक अपने पास बहुत बड़ी सेविंग हो जाती है। लेकिन रिटायरमेंट में क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता लेकिन पैसे अच्छे होते हैं। ठीक है,
तो ये लाइफ साइकिल होता है किसी का भी। जब हमारी पहली जॉब लगती है तो हमारे पास पैसे नहीं होते उसमें, लेकिन धीरे धीरे जब उस जॉब में या उस बिजनेस में अपन आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो पैसे अपन अर्न ज्यादा करते हैं और स्पेंड कम करते हैं, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल होता है। पीपल्स हैव टू ऑप्शन टू यूटिलाइज देयर सेविंग। दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको अपने पास रख लो, या तो until their consumption requirement exceed their income, ठीक है, और they can pass their saving to those whose requirement exceed their income with condition of returning it back to the some increment। या तो कंजप्शन कर लिए जो उस पैसे को कुछ समय के लिए अपन रखते हैं, और जब अपने को नया गाड़ी कार कहीं बाहर घूमने जाना है तो वहां अपन खर्चा कर देते हैं। या तो सेकंड, अपन उस पैसे को दूसरे इंसान को दे देते हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये पैसे के अलावा हमें कुछ इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट यानी कुछ इंटरेस्ट भी पेड करें, ठीक है। इसलिए अपन क्या होता है, बॉन्ड्स में, एफडी में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो वहां से अपन क्या उम्मीद करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे अपने को जनरेट हो, ठीक है। तो हु कंज्यूम मोर देन करेंट इनकम मस्ट बी विलिंग टू रीपे मोर देन व्हाट दे रिसीव, ठीक है। अब देखिए, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सेविंग क्या होता है, सेविंग का मतलब क्या होता है, हम पैसे कमाते हैं, हमारी एक सैलरी आती है, उसके बाद अपन एक्सपेंस करते हैं अपने खर्चे डेली रूटीन के, अ, जो कंपलसरी है कि उतना अपने को खर्चा करना ही है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोल हो गया, राशन हो गया, ठीक है। और ओवरऑल जब उसको स्पेंड करने के बाद जो पैसे बचते हैं वो सेविंग कहलाता है। जैसे हमारी सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000, और मान लीजिए हमारा खर्चा है 5,000 या 6,000 मंथली। उसके बाद जो पैसे बचे 4,000, वो हमारी सेविंग, ठीक है। तो सेविंग इज द जस्ट डिफरेंस बिटवीन मनी अर्न एंड मनी स्पेंड, यानी कि हमने कितना अर्न किया और कितना स्पेंड किया, तो उसका जो डिफरेंस है वो सेविंग होता है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इज द करेंट कमिटमेंट ऑफ सेविंग विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग हायर अमाउंट ऑफ कमिटेड सेविंग। जो ये 4,000 है, इसको मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो ये उम्मीद करता हूं कि इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिले, हायर अमाउंट मिले, इंटरेस्ट मिले, ठीक है। जब तक मैं उसको इन्वेस्टमेंट करके रखता हूं तब तक मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कि आपको समय लगेगा। इन्वेस्टमेंट किए हैं, आज इन्वेस्टमेंट किए हैं तो तुरंत आपको पैसे मिल जाए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आज आज ही आप इन्वेस्टमेंट किए हैं और आज ही आपका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, नहीं, आपको साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं। लंबा होता है इन्वेस्टमेंट का जो भी प्रोसेस होता है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सेविंग वर्क टू जनरेट रिटर्न, ठीक है। और पीपल्स कब सेविंग करते हैं, दे यूज द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी विच आर हाईली लिक्विड। कहाँ पे हाईली लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। और ये हाईली लिक्विड हो गए, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। और अदर हैंड्स, अपन कई बार रियल एस्टेट में, कैपिटल मार्केट, स्टॉक, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है फिनेंशियल और दूसरा रियल एस्टेट, ठीक है। तो इसको देखते हैं, रियल एस्टेट क्या होता है। Assets are broadly categorized as financial assets such as share, debentures, bank deposit, public provident fund, mutual fund, ठीक है। सेकंड होता है फिजिकल असेट सच एज गोल्ड, डायमंड एंड प्रीसियस मेटल एंड रियल एस्टेट। तो दो टाइप के हो गए, एक रियल फिजिकल और एक फिनेंशियल, ठीक है। फिनेंशियल असेट है द एडवांटेज, फिनेंशियल के क्या एडवांटेज होते हैं, लिक्विडिटी हाई होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टिंग होता है, इजी ऑफ मेंटेनिंग, ठीक है।
और दे इसमें अपने को प्राइमरी इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे इक्विटी ओरिएंटेड इस इन्वेस्टमेंट को अगर अपन हेल्ड करते हैं, इक्विटी यानी शेयर को अगर लंबे समय के लिए रखते हैं, तो अपने को लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, देयर इज ग्रेटर ईज ऑफ इन्वेस्टिंग इन सच एसेट्स। ठीक है, लेकिन सेम अपने को अगर अपन रियल एस्टेट में करते हैं तो उसमें लिक्विडिटी कम मिलती है। ठीक है, लेकिन वहां पे रेंटल इनकम ज्यादा जनरेट होता है। ठीक है, और महंगाई से जो इन्फ्लेशन को कवर करता है वो होता है रियल एस्टेट या गोल्ड। ठीक है, कभी भी आप देखे होंगे कि महंगाई अगर ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, तो रियल एस्टेट और जो गोल्ड का रेट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ता है। यहां तक कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अपने को प्रैक्टिकली सब पता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, रियल एस्टेट क्या है, गोल्ड क्या है, लेकिन उसको थ्योरेटिकल थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? नो सर, क्लियर है ओके। सर। ओके, तो इन्वेस्टमेंट, another term which need to be distinguished from investment is speculations। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन एक्टिविटी आर सो इंटरमिंगल दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू distinguish एंड सेपरेटेड। ठीक है, स्पेकुलेशंस एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, एक टाइम होता है उसका। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन मिली सेकेंड्स के भी होते हैं, माइक्रो सेकेंड, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिसेड, सेंचुरी। कुछ लोग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं मिली सेकेंड में, बाय और सेल भी कर देते हैं आज के डेट में जो सॉफ्टवेयर है उससे। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म की जो एक्टिविटी होती है, शॉर्ट टर्म्स, बहुत शॉर्ट टर्म यानी 1 आवर्स, 1 डे में, कुछ लोग 1 आवर्स के लिए भी कुछ शेयर्स को खरीदते हैं फिर सेल कर देते हैं, तो ये स्पेक्यूलेटिव इनकम होती है, स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। और लॉन्ग टर्म ऑनरशिप ऑफ असेट्स, जो लंबे समय के लिए अपन असेट्स को खरीदते हैं उसको अपन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो ट्रेडिंग कर रहे हैं अपन स्पेक्यूलेटिव इनकम है, या 1 डे में जो ट्रेड कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं, लंबे समय के लिए जो अपन असेट्स को ऑनरशिप करते हैं, खरीद के रखते हैं, वो होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, another popular way of defining speculation is by extending the dictionary meaning of the same. Dictionary meaning of term speculative is the forming of a theory or conjecture without firm evidence। ठीक है, the activity of investment involve carrying out any exercise or process to determine the value of assets। ठीक है, तो अपन बाइंग द वंस हुज इंट्रिंसिक वैल्यू इज डिटरमाइंड। इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, पहली चीज एक जिसका, ये पॉइंट को याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट अपन कौन से सिक्योरिटीज में करते हैं, तो जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है। इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज है। ठीक है, और मार्केट वैल्यू उसकी 60 रुपीज चल रही है, और ये 100 रुपीज हमने निकाला कि नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है और मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 60। तो जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है देन करंट मार्केट प्राइस, वहां पे हम इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। ठीक है, वैल्यू निकालते हैं पहले। ठीक है, ऑल अब तो क्लियर? सॉरी, तो सॉरी टू विश्व, बट आप बता हाँ, सकते हैं इंटरनेशनल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसकी रियल वैल्यू है। ठीक है, जैसे मार्केट में अपन इसको आगे और डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बस शॉर्टकट में ये बता दूं कि किसी भी इक्विटी की पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है कि उसकी रियल वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर रियल वैल्यू ज्यादा है मार्केट प्राइस से, तो अपन क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, या उसको बोलते हैं
अंडर वैल्यू है। जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे 100 है, लेकिन मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 60, यानी शेयर अंडर वैल्यू है, तो इसको अपन बाय करते हैं। और सेम इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है ना, और मार्केट प्राइस उसका 150 चल रहा है, तो इसको बोलते हैं ओवर वैल्यू। ठीक है, ओवर वैल्यू स्टॉक्स। तो ऐसे स्टॉक्स को अपन अवॉइड करते हैं। और ऐसे स्टॉक जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, यानी कि ज्यादा है एज कंपेयर टू करंट मार्केट प्राइस, तो उसमें अपन इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है ना। अब अपन कई बार ये सोचे कि नहीं, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का मार्केट से ज्यादा है या कम है तो इन्वेस्टमेंट कर दिए, अंडर वैल्यू है तो बाय कर दिए, ओवर वैल्यू है तो सेल कर दिए। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें केवल ये समझाने के लिए किया गया। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, उसको भी अपने को फोकस करना होता है। तो थ्योरेटिकल समझना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जिसकी हाई है एज कंपेयर टू करंट मार्केट प्राइस, वहां पे अपन बाय करना पसंद करते हैं या उस असेट्स को अपन बाय करते हैं। ठीक है, क्लियर सर? यस सर। ओके। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो हो सकता है मैं एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, कोई रिटायरमेंट के लिए कर रहा है, को किसी को होम घर खरीदना है उसके लिए अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, किसी को फोर व्हीलर खरीदना है, किसी को टूर में जाना है, किसी को फॉरेन ट्रिप करना है, तो सबके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफाइन एज इन्वेस्टर गोल्स, यानी मेरा कोई गोल है तभी तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ठीक है, कुछ इन्वेस्टर क्या करते हैं, उनकी टेंडेंसी है कि वो अपना गोल को एक्सप्रेस करते हैं बेस ऑन रिटर्न। ठीक है, और उनके गोल के अनुसार डिपेंड होता है कि उनको रिस्क कितना लेना चाहिए और रिटर्न कैसा होना चाहिए। जैसे आपका शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, तो उसके अनुसार आपको कितना पैसा कौन से सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, आपको केवल गोल को ऐसा फोकस करना कि मुझे 20% रिटर्न मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं है ना। आपको वैसा रिस्क लेना पड़ेगा, वैसा आपको असेट्स को अलोकेट करना पड़ेगा कि आपको पैसे मिल सके। जैसे इन्वेस्टर को ही बहुत से आते हैं ना, बोलते हैं कि मैं मुझे मेरा पैसा डबल चाहिए एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो उनको हायर रिस्क लेना होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनरली आप कैसे जान सकते हो कि किसी में डबल मिलेगा आपको? तो ऐसा अगर है तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, एक्सेसिव कि नहीं, हायर, हायर देन हायर, बहुत हाईएस्ट रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, द इन्वेस्टर मस्ट बी एक्सप्लेन दैट द रिस्क लीड रिटर्न, नॉट द अदर वे अराउंड। ठीक है, तो अब डिटेल में अपन यहाँ पे देखते हैं। पहला होता है कैपिटल, कैपिटल प्रिजर्वेशन मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको मिनिमाइज और अवॉइड करना है चांस ऑफ इरोजन इन प्रिंसिपल अमाउंट। आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि आपका जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है वो खत्म हो जाए। ठीक है, जिनका हाईली रिस्क अवर्स इन्वेस्टर होते हैं ना, जिनको रिस्क अवर्स करना है, दिस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रिक्वायर नो और मिनिमम रिस्क टेकिंग। ठीक है, जब आपको फंड की जरूरत इमीडिएट है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको आपकी कैपिटल को प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, आपको 4 महीने बाद पैसे की जरूरत है, तो ऐसा ना हो कि आपका जो पैसा है, कैपिटल है, वही डूब जाए। ठीक है, सेकंड होता है, पहला होता है ऑब्जेक्टिव अपना कि अगर अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है तो कैपिटल प्रिजर्व है। सेकंड होता है कैपिटल एप्रिसिएट होते रहे। तो कैपिटल एप्रिसिएशन इज द एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू ग्रो होते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड हम प्रिपेयर रहें कि थोड़ा बहुत रिस्क ले सके। तो जो
अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव किसका है? कैपिटल एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का। ठीक है। फिर थर्ड होता है करंट इनकम। तो करंट इनकम में क्या क्या आते हैं? डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंटल इनकम। ठीक है। Capital income is the investment objective pursued when investor want her portfolio to generate income at regular interval by way of dividend, interest। ठीक है। आप अपन ने इन्वेस्टमेंट किया 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए, तो अपने को उसमें डिविडेंड भी मिलते रहे और कैपिटल ग्रोथ भी होते रहे, इंटरेस्ट भी मिलते रहे। जैसे अपन ने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया। रेंटल इनकम कहाँ पे मिलता है? रेंटल इनकम अपने को मिलता है रियल एस्टेट में। ठीक है। अपन ने रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ली है, तो वहां पे अपने को रेंटल इनकम जनरेट होता है। ठीक है। तो ये करेंट इनकम वाला पर्सपेक्टिव किसका होता है? जो इंसान रिटायर हो चुके हैं और उनको इनकम जनरेट करनी है जिससे उनका लिविंग एक्सपेंस चल सके। तो मान लीजिए उनके पास बहुत पैसा है। जब इंसान रिटायर होता है, पैसे ज्यादा होते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि हम हमको कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते रहे हर महीने, जिससे हमारा एक्सपेंस चलते रहे। तो करंट इनकम उनके लिए। कैपिटल एप्रिसिएशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और कैपिटल प्रिजर्वेशन किसके लिए है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है। फिर होता है टैक्स सेविंग। इन्वेस्टर डू इन्वेस्ट इन सम सेलेक्टेड इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव टू रिड्यूस देयर टैक्स बर्डन। तो कुछ लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि अपना टैक्स बर्डन को कम कर सकें। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें टैक्स बेनिफिट मिलते रहे। ठीक है। फिर होता है नेक्स्ट एस्टिमेटिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? ये चलिए। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट इज द कमिटमेंट ऑफ रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू अर्न। क्या है कमिटमेंट? कि आप एक समय में अर्न करें प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। कंपनसेशन फॉर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले, आपको इन्फ्लेशन कवर हो सके। जो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन हाई है, तो उसके ऊपर कंपनसेशन मिलते रहे। ठीक है। क्योंकि जनरल प्राइस क्या होती है किसी भी कमोडिटीज की? वो हर साल बढ़ते रहती है। जैसे आज कोई सामान आपने 100 में लिया, तो हो सकता है साल भर बाद आपको वो सामान 105 रुपए में मिले। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपका इन्वेस्टमेंट 104 रुपए ही जनरेट कर पाया, तो आप अभी भी आप 1 रुपए आपको कम मिल रहा है यहाँ पे। तो हमको इन्वेस्टमेंट ऐसा करना है कि कोई भी 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो कम से कम 106 मिले, तो अपन कंपनसेट कर पाए इन्फ्लेशन को। ठीक है। रिस्क प्रीमियम फॉर द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ठीक है। कंपनसेशन मिलना चाहिए। इन्वेस्टर पोस्टपोन देयर करंट कंजप्शन, यानी कि पहला चीज, आपको अच्छा रिटर्न के लिए आपको जो करंट कंजप्शन है आपका, यानी कि आप ज्यादा खर्चे कर रहे हैं, उसको कम करना चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट में अपने को इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा का रिटर्न मिले। ठीक है। और रिस्क प्रीमियम फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, यानी कि अपने को ऐसा कुछ पैसे कलेक्ट रहे हमारे पास कि फ्यूचर में कोई पेमेंट देना हो, अनसर्टेनिटी आ जाए, जैसे मेडिकल से रिलेटेड या कोई बड़ा एक्सपेंस आ जाए, वो पैसे भी हमारे पास होने चाहिए। ठीक है। जैसे द प्राइस पेड फॉर द एक्सचेंज बिटवीन करंट एंड फ्यूचर कंजप्शन इज द प्योर इंटरेस्ट रेट। इफ इन्वेस्टर पोस्टपोन कंजप्शन वर्थ रेस्ट 1,000 रुपीज फॉर गारंटी फ्यूचर कंजप्शन वेस्ट वर्थ रेस्ट। ठीक है। जैसे 100 and 1,020, देन द प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द एक्सचेंज इज 2%। ठीक है। तो ये 2% है जो मैंने बताया आपको, कि आपको जो
सामान है वो थोड़ा सा कॉस्टली मिल सकता है। ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है कि इन्वेस्टर डिमांड करते हैं कि वहां पे कोई इन्फ्लेशन नहीं, नो अनसर्टेनिटी, आपके लाइफ में कोई इन्फ्लेशन का पार्ट नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है फ्यूचर पेमेंट की। तो उसे क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री, रियल रिस्क फ्री रेट। ठीक है। आपका ये कहना है कि आज जो प्राइस चल रहा है वो लाइफ टाइम सेम रहेगा। ठीक है। जो प्राइस में राइज होता है ना, उसको डिफाइन करते हैं इन्फ्लेशन से। इफ द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट अ राइज इन द प्राइस लेवल, दे विल रिक्वायर एडिशनल रिटर्न। अगर इन्वेस्टर को लग रहा है कि प्राइस लेवल बढ़ेगा तो उनको एक्स्ट्रा रिटर्न की जरूरत होती है, जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाया था। ठीक है। द compensation of postponement of consumption is the pure time value, real risk free rate। रियल रिस्क फ्री रेट क्या होता है, when adjusted for inflation is referred as nominal risk free rate। जहां पे इन्फ्लेशन एडजस्ट होती है उसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट। इस ये सब टर्मिनोलॉजी को अच्छे से देखिएगा। और मैं इस बुक को आप लोगों को इतने डिटेल में बहुत स्लोली क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब बेसिक पार्ट है। अगर अपन चैप्टर 1 2 जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको ही अगर फास्ट पढ़ेंगे ना, तो फिर एग्जाम में उतने अच्छे आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे समझते जाते हैं। ठीक है। नॉमिनल रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम इज रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल से समझिएगा कि नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रियल रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन, इतना आपको चाहिए। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। तो ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें और डिटेल में यहाँ पे दिया है आगे, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, रियल रिस्क फ्री रेट एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है। the the notion of time value of money is a fundamental concept in investment. It is the center theme in the calculating the rate of return. It is better to receive sum of money today than the receive the same money tomorrow, because it can be invested and earn return। अगर आपको मैं बोलता हूं कि मैं आप को आज मैं पैसे दूं, ठीक है, और 1 साल बाद दूं, तो आप क्या प्रेफर करेंगे। ठीक है। अगर आप आज आपको जो पैसे मिल जाए, मैं आपको आज देता हूं, तो आज आज उसको आप इन्वेस्ट कर देंगे। तो आज मैं आपको 100 रुपए दूं और साल भर बाद आपको वो 100 रुपीज वापस करूं, तो दोनों की वैल्यू में डिफरेंस होता है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, एक इन्वेस्टर है, उन्होंने 100 रुपीज आज इन्वेस्ट किया। ठीक है। एट रिस्क फ्री रेट 5% पर ईयर। रिस्क फ्री रेट मीन्स ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जहां पे कोई रिस्क नहीं है। जैसे एफडी करते हैं ना अपन, फिक्स डिपॉजिट, तो वो रिस्क फ्री रेट है, आपको एनी हाउ 5% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो साल भर बाद वो 100 रुपीज की वैल्यू कितनी होगी, 105। तो 105 क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू हो गया करंट इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। फ्यूचर यानी कि आज उसकी वैल्यू 100 है, तो फ्यूचर वैल्यू 1 साल बाद क्या हुई, 105। ठीक है। तो if investor is certain to receive 105 1 year from today, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई, 100 रुपीज। ठीक है। तो अपन एक ओल्ड एज सेइंग है कि डॉलर टुडे इज वर्थ मोर देन डॉलर टुमारो, यानी कि आज जो पैसा है वो ज्यादा वैल्यूएबल है कल के पैसे से। ठीक है। ये समझ में आया सर, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, रिस्क फ्री रेट। एनी डाउट यहाँ तक। ये हर जगह अभी आने वाला है, आने वाले क्लासेस में भी ये रिस्क फ्री रेट आएगा। ठीक है। नॉमिनल रिस्क, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, रियल रिस्क फ्री रेट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ये सब चीजें पूरे बुक में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का काम ही यही है। यहाँ पे आपको समझ में आया सर।
क्लियर है सर। ओके, अब देखिए रेट ऑफ रिटर्न है। रिस्क फ्री रेट क्यों बोला गया? क्योंकि 5% फिक्स है। और इसे ऑल्सो रिफर किया गया नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जैसे इन्वेस्टर इज नॉट श्योर इफ परचेज पावर ऑफ 105 इन फ्यूचर इज सेम एज दैट ऑफ 100 टुडे। अब अपने को नहीं पता है कि आने वाले 1 साल बाद इस 100 रुपीज से मैं क्या खरीद पाऊंगा, या फ्यूचर वैल्यू में 105 मिल रहा है, उसकी क्या वैल्यू होगी। तो 1 साल में इन्फ्लेशन भी 3% इंप्रूव हुआ। ठीक है, मेरा 100 रुपीज तो 105 हो गया। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन भी 3% इंप्रूव हुआ, यानी 103। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या मिला मुझे? 2%। ऑल क्लियर? ये चीज समझ में आई आपको कि आज आज मैंने 100 इन्वेस्टमेंट किया, जो फ्यूचर 1 साल बाद मुझे वो 105 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन भी 3% इंप्रूव हुआ। तो 5 - 3 मुझे रियल में रिटर्न कितना मिला? 2%। ठीक है, तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कैन बी डिकम्पोज इनटू रियल रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, theoretically 1 plus nominal rate of return equal to 1 plus रियल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन। ये थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं अपन, लेकिन मैंने आपको एकदम सिंपल वे में बता दिया कि रियल रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन काटने के बाद केवल अपने को 2% मिला। अगर आज के डेट में अगर एग्जांपल दूं तो 1 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो अभी 7% या 6% रेट चल रहा है एफडी का, और इन्फ्लेशन है 6%, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ? 1% ही हुआ, केवल 1% आपको एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, फिर रिस्क प्रीमियम क्या होता है? द नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर इज सर्टेन ऑफ रिसीविंग ऑन द ड्यू डेट। यानी कि आपको पता है इतना पैसा आपको ड्यू डेट में मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि अमाउंट क्या मिल रहा है और टाइम क्या है, 1 साल बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इट इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फिट है उसके लिए, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि आज आपने इन्वेस्ट किया तो साल भर बाद आपको वो सेम पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, इफ द रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज अनसर्टेन, आपको पता है कि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो आपको नहीं पता है, एग्जैक्टली कितना रिटर्न मिलेगा। रिस्क हाई है वहां पे, ड्यू टू अनसर्टेन कैश फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ सच कैश फ्लो। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह अनसर्टेनिटी रिक्वायर है, एडिशनल कंपनसेशन मिलना चाहिए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से, तो इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। ये वर्ड आपको समझना पड़ेगा, रिस्क प्रीमियम क्या होता है। कि रिस्क फ्री रेट तो अपने को दिख गया कि यहाँ 105 रुपए है, लेकिन अपन जब कुछ जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने को नहीं पता होता कि उसमें रेट ऑफ, जैसे इक्विटी में आपको पता रहता है कि साल भर बाद कितना मिलने वाला है, कितना रिटर्न मिलेगा। कोई फिक्स पता होता है क्या कि आपको 5 मिलना है, 10 मिलना है, 20, या माइनस में होना है? क्या सर? जैसे आप इक्विटी में 100 रुपीज लगाए, इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो आपको पता ही नहीं है ना कि 110 आने वाला है कि 120 आने वाला है, कि 100 की जगह मुझे हो सकता है इसमें 1-2% माइनस हो जाए तो 98 हो जाए। तो जो रेट ऑफ रिटर्न रिस्क फ्री था 5%, इससे ऊपर जो अपने को इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिला उसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। हमने जितना रिस्क लिया उसके अनुसार अपने को कितना रिस्क, कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हुआ। तो जितना हायर रिस्क होगा उतना ही हमारा रिस्क प्रीमियम भी हाई होगा। ठीक है, क्लियर सर? ये समझना जरूरी है, रिस्क प्रीमियम जो एडिशनल मिला ना 5%, मान लो रिस्क रिस्क फ्री रिटर्न है और हमने जनरेट किया 20%,
तो जो 15% एक्स्ट्रा जनरेट हुआ ना, वो रिस्क प्रीमियम हुआ। ठीक है। तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न में बहुत बड़ा एक होता है यूजुअल रिलेशनशिप, कि पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। जितना बड़ा रिस्क, उतना ज्यादा एक्सपेक्टेड आपको रिटर्न होगा। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। ठीक है। The graph demonstrate that investor increase their requirement rate of return as their expectation about future volatility of return increase। तो जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा पैसा बनता है, लेकिन जितना बड़ा रिस्क लिए हैं तो हो सकता है आपका पैसा भी डूब जाए। ठीक है। आपने रिस्क नहीं लिया, आपने बैंक में एफडी कर दी, तो आपको क्या मिला? रिस्क फ्री रिटर्न। क्योंकि वहां पे कोई रिस्क है ही नहीं। बैंक में अगर आप जाते हैं तो बैंक बैंक तो आपका गारंटी लेता है ना कि आपको उतने रिटर्न देगा एफडी में। तो वो रिस्क फ्री हुआ। या आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो वो रिस्क फ्री हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट करती नहीं। ठीक है। लेकिन आपने इक्विटीज खरीद ली जो हायर रिस्क की है, यानी कि स्मॉल कैप या मीडियम मीडियम कैप सिक्योरिटीज में, तो वो ज्यादा रिस्की। तो वहां आपको हो सकता है कि रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाए, या फिर वहां से आपका पैसा डूब भी सकता है। तो हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। ओके। देखिए यहाँ पे ये रिटर्न कम है, यहाँ पे जितना रिस्क लेते जा रहे हैं तो रिटर्न भी इंप्रूव होते जा रहा है। यहाँ पे आपका रिस्क कम था, यहाँ से जैसे रिस्क बढ़ते गया रिटर्न भी बढ़ते गया। तो रिस्क कितने टाइप के होते हैं इन्वेस्टमेंट में? पहला होता है बिजनेस रिस्क। आपने जिस बिजनेस में इन्वेस्ट किया था या जिस कंपनी में किया था वो फेल हो गई, जनरेटिंग सफिशिएंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ठीक है। जिससे आपका रिटर्न लो हो गया और लॉस बड़ा हो गया आपको। ठीक है। बिजनेस रिस्क होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। जैसे कोविड आया, कोविड के कारण बहुत से छोटे छोटे बिजनेस डूब गए। ठीक है। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर हुआ। इंटरनल यानी कि आपका ऑपरेशनल इफिकेसी अच्छी नहीं थी, इसलिए आप डूब गए। ठीक है। जैसे इम्पैक्ट आता है बिजनेस में मार्केट डिमांड से, इकोनॉमिक कंडीशन से, ऑपरेशनल इफिशिएंसी से, फेल्यूर टू कीप पेस विद इनोवेशन, यानी कि आप न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेट नहीं कर पा रहे, तो भी आप फेल हो गए। तो ये सब रिस्क है। ठीक है। जैसे ई कॉमर्स के आने से बहुत सी रिटेल कंपनीज ने कस्टमर भी लूज किया और उनकी रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत कम हो गई। ठीक है। फिर होता है फिनेंशियल रिस्क। जैसे मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आती है ना, क्रेडिट डिफॉल्ट, इंटरेस्ट रेट चेंज, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी। ठीक है। तो ये होते हैं फिनेंशियल रिस्क। फिर थर्ड होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी मीन्स कि आप जिसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो जब चाहो तब आप उसमें से एग्जिट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। आपने 100 रुपीज में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और आपको एग्जिट करना था, 150 रुपीज प्राइस भी आ गया, लेकिन वो स्टॉक या वो रियल एस्टेट लिक्विड नहीं है, तो 150 रुपीज तो आपको मिल नहीं रहा है, हो सकता है 130 ही मिले। ठीक है। तो 20 रुपए हुआ, क्यों? क्योंकि लिक्विड नहीं है इसलिए वो 20 रुपए का डिफरेंस आ गया। चलो यहाँ तो आप प्रॉफिट में थे, आपका इन्वेस्टमेंट 100 है और वो 100 ही रहा, और आपको एग्जिट करना है, तो हो सकता है कि आपको 100 की जगह 95 रुपीज ही मिले, क्योंकि वो लिक्विड नहीं है, बायर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है। आप सेल करने के लिए तो हैं, लेकिन आपके पास बायर्स नहीं है, तो वो लिक्विडिटी रिस्क होता है। ठीक है। इसलिए देखे देखे होंगे आपने कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जिस स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम नहीं होते, ज्यादा लोग नहीं है, उसको बाय मत करो। ठीक है। जैसे कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उसमें बहुत कम बायर्स और सेलर्स होते हैं, तो वहां वो दिक्कत आती है। लेकिन ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट का होता है, उसमें कोई लिक्विडिटी रिस्क नहीं होता है। ठीक है। फिर होता है एक्सचेंज रेट रिस्क।
एक्सचेंज रेट यानी करेंसी। आप जैसे डॉलर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रुपीस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या रुपीस इंक्रीज हो रहा है डॉलर डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में जो फॉरेन एसेट्स होते हैं ना, स्टॉक होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनकी भी वैल्यू जो दूसरी करेंसीज में है वो भी अफेक्ट करती है, ठीक है। अगर इंडियन इन्वेस्टर ने यूएस स्टॉक में बाय किया और रुपीस स्ट्रेंथ हो रहा है अगेंस्ट डॉलर, तो उनको नुकसान होगा, ठीक है, करेंसी रिस्क के कारण। फिर होता है पॉलिटिकल रिस्क। गवर्नमेंट एक्शन के चेंज होने से, पॉलिसी चेंज करने से, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि अभी तो गवर्नमेंट हमारे यहाँ स्ट्रांग है या किसी भी देश में, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने से भी बहुत नुकसान होता है। इससे डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर दोनों को अफेक्ट होता है, ठीक है। टैक्सेशन के चेंज होने से, रेगुलेटरी चेंज होने से, ठीक है, बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगने से, ठीक है, जियो पॉलिटिकल टेंशन से, तो ये पॉलिटिकल रिस्क हो गए, ठीक है। न्यू टैक्स कुछ उन्होंने लगा दिया, इलेक्शन हो गया, वॉर हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, तो ये इससे मार्केट में स्टेबिलिटी बनती है और खराब भी होती है। फिर जियो पॉलिटिकल रिस्क, जैसे जियो पॉलिटिकल का सबसे बड़ा एग्जांपल है जो अभी ट्रम्प यूएस ने लगाया है, रेसिप्रोकल टैक्स, या फिर जो वॉर चल रहा है ईरान, इसराइल, रसिया, यूक्रेन, सैंक्शन लगा दिया, यूएस सैंक्शन लगा देता है, टेररिज्म, ग्लोबल डिस्प्यूट, उसके कारण क्या होता है, ये सबसे ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब होता है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लो होता है, ठीक है। तो ये होते हैं जियो पॉलिटिकल। ये सबको डिटेल में पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई ऐसा नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर रेगुलेटरी, रेगुलेशन चेंज कर दिए, लॉ को चेंज कर दिया आपने, पॉलिसीज चेंज कर दी, बिजनेस गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा दिया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। उससे हो सकता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इन्फ्लुएंस भी हो, कंप्लायंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, न्यू टैक्स आते हैं, तो ये रेगुलेटरी पार्ट्स है। इसमें फायदा भी मिलता है और नुकसान भी होता है, ठीक है। वो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट उसको किस वे में लेती है। जैसे न्यू बैंकिंग लाइसेंस दिया गया, उससे फिनेंशियल सेक्टर अफेक्ट हुआ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें। फिर होता है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं, कल की क्लास में अपन देखेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से अब जो आगे जो अपन पढ़ेंगे, ये जितने भी ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पूरे वर्क बुक में आपको वापस रिपीट होते दिखे। तो प्लीज यहाँ तक अच्छे से रिवीजन करिएगा। फिर अपन कल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे, जिसमें है कमोडिटीज, इक्विटी इक्विटी, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, कमोडिटीज, ठीक है, रियल एस्टेट, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, अदर नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, चैनल ऑफ मेकिंग, इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड, कोड पीएमएस, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। तो कल की क्लास में अपन इसको कवर करेंगे। आज कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप।